हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको हमारे एजुकेशनल चैनल कॉमर्स चॉइस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से आप सबों के बीच में जितनी सारी जानकारियां हैं वह सभी ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। तो आज जो क्लास का मेन टॉपिक है वह है, पिछली क्लास में मैंने जो बता रहा था डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें से मैं सारे टेक्निक्स को बताया हुआ हूँ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के संदर्भ में, जिसमें से हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैंक अकाउंट कैसे बनाया जाता है, लेकिन साथ साथ में एक करंट अकाउंट भी दिया हुआ है और वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में कैसे हम उसको एंट्री करेंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। उस 24 में क्या बताया है क्वेश्चन का नेचर, इसको पहले स्टडी हम लोग करते हैं। क्वेश्चन को देखा जा रहा है, नैना एंड आरुषि वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। कैपिटल साइड में दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर्स, और नैना का दिया हुआ है कैपिटल्स और आरुषि का भी कैपिटल दिया हुआ है। आरुषि का करंट अकाउंट भी वर्णित है यहाँ पर, और वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी है। तो चूंकि यहाँ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, इसके बारे में वर्कमैन कंपनसेशन फंड को किस पोजीशन में दिखाया जाएगा इसको भी देखेंगे हम लोग। बैंक अकाउंट आपका 30,000 है, डेटर्स आपका 25,000 है, स्टॉक 35,000 है, फर्नीचर 40,000, मशीनरी 60,000 एंड नैनाज करंट अकाउंट, मतलब ये एसेट साइड में दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और एडजस्टमेंट में बोला हुआ है, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट, नैना टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस ऑन इट्स बुक वैल्यू। कि नैना जो है सो स्टॉक का 50% ले लेती है 10% कम करके, और जितना पुस्तकीय मूल्य लिखा हुआ है वह उसमें 10% का कमी कर दिया जाएगा और नैना एक्सेप्ट कर लेगी स्टॉक को। एंड रिमेनिंग स्टॉक दैट मीन्स 50% वॉज सोल्ड एट द गेन ऑफ 15%। कि वह जो 50% स्टॉक जो बचा उसको सेल किया गया, तो कितना गेन लेकर के, मतलब लाभ 15% लेकर के। फर्नीचर एंड मशीनरी रिलाइज 30,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। तो फर्नीचर का 30,000 रुपये मिला और मशीनरी को बेचने के बाद में 50,000 रुपये मिला। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच वॉज सोल्ड फॉर 25,000। एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है जो पहले से बैलेंस शीट में दिखाया हुआ नहीं है, तो उसको भी 25,000 रुपया में बेच दिया गया, ये भी पैसा आ जाएगा। डेटर्स रिलाइज 31,500 with interest and 1,200 were recovered for bad debt written of last year। कि जो मेरा बैड डेप्ट यानी पैसा डूब गया था वो भी मेरा इस वर्ष में पैसा आ गया, रिकवर हो गया, वह रकम दिया हुआ है 1200। इसके साथ साथ में कैसे व्यवहार करेंगे ये भी देखेंगे। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स विच हैड बी पेड 2,000। एक बकाया बिल था आउटस्टैंडिंग। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि आउटस्टैंडिंग किसे कहते हैं, अदत्त व्यय जिसको कहा जाता है, कि जैसे ऐसे खर्चे जो हो गए हैं परंतु अब तक उसका भुगतान नहीं किया गया है, ऐसे व्यय को अदत्त व्यय कहा जाता है। दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रिपेयर लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। अब देखते हैं कि कैसे में। देखिए आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि मैं फॉर्मेट पहले से खींच चुका हूं यहाँ पर। तो सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, और लास्ट जो है बैंक अकाउंट बनाया जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट लाइक एज एन नॉमिनल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लाइक एज एन पर्सनल अकाउंट, एंड बैंक अकाउंट यू हैव ए रियल अकाउंट। तो इसमें से कैसे करेंगे, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है, फर्म विघटित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जितने साझेदारों के द्वारा में अर्जित की हुई संपत्तियां हैं उनको बाजार में बेच दिया जाता है, और जो पैसा जो आता है उसको दायित्व का भुगतान किया जाता है, और इस प्रकार से और शेष रकम अगर बच गया तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है, यानी कैपिटल को वापसी करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि सबसे पहला हम लोग जैसे भी रोजनामचा बनाते थे रियलाइजेशन अकाउंट में,
तो हम लोग लिखते थे रिलाइजेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो एसेट साइड में हम लोग बैलेंस शीट को देखते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 30,000। ये ऑटोमेटिक रिलाइज्ड है टू बैलेंस बीडी के रूप में हम दिखा देते हैं। तो कितना रकम है आप लोग इस चीज़ को बुक में देख रहे होंगे 30,000। उसके बाद में दिया हुआ है देनदार, तो टू डेटर्स कितना रकम दिया हुआ है आपका, तो 25,000 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद का क्या रकम है आपका, स्टॉक। स्टॉक कितने का है, तो आपके किताब में वर्णित है 35,000। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, तो फर्नीचर है। तो फर्नीचर हमारा का रकम कितना दिया हुआ है, 40,000 रुपया। उसके बाद कौन सी संपत्ति है, मशीनरी है। ये सब अस्थाई संपत्तियां हैं आपकी। मशीनरी कितना रकम दिया हुआ है, तो इसका मशीनरी का दिया हुआ है 60,000, दैट मीन्स 60,000। और इस साइड में नैना का करंट अकाउंट दिया हुआ है। तो एसेट साइड में दिया हुआ है, तो इसलिए इसका बैलेंस भी हम करंट अकाउंट में नैना का लिखेंगे बाय टू बैलेंस बीडी। कितना दिया हुआ है, 10,000 नैना के कॉलम में लिखेंगे और उसी के कॉलम में डैश लगा के छोड़ देंगे। अब इस साइड में देखिए कैपिटल साइड में क्या दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होता है कि सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, कितना रकम दिया हुआ है, 5,000। उसके बाद में क्या है, क्रेडिटर, जो हमसे पैसा लेने वाला है। तो क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है, 20,000। उसके बाद में दिया हुआ है कैपिटल। तो कैपिटल लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, इसलिए इसका बैलेंस हम लोग दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। तो कितना रकम हो जाएगा आपका, तो देखते हैं इसको किताब पर। बाई बैलेंस बीडी में 1,50,000, 1,50,000। ओके, अब क्या दिया हुआ आगे, आरुषि का करंट अकाउंट। तो आरुषि का करंट अकाउंट बाई बैलेंस बीडी करके दिखाया जाएगा करंट अकाउंट में। तो कितना है आरुषि का, 10,000। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड को लायबिलिटी पोर्शन में दिया हुआ है, यानी कि ये वर्कमैन कंपनसेशन कर्मचारी का क्षतिपूर्ति निधि है। तो फर्म डिजॉल्व कर गया है, इसलिए इस जगह पर इसको बंटवारा कर दिया जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कितना रकम दिया हुआ है इसका, 15,000। चूंकि ये दोनों पार्टनर जो बिजनेस कर रहे हैं, ये फर्म में बराबर बराबर के हिस्सेदारी है इन दोनों में। तो 7,500 और 7,500 दिखा दिया जाएगा इन लोग का, मतलब पूंजी की बढ़ोतरी हो गई। लेकिन एक भूल चूक हुई है यहाँ पर, क्या कि जब करंट अकाउंट में हम लोग की रहता है तो करंट अकाउंट में इसको शो किया जाता है, ना कि बैलेंस शीट में, ये पार्टनर्स कैपिटल में अकाउंट में शो किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, इसको सुधार करके वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। 7,500 रुपया यहाँ हुआ, 7,500 रुपया यहाँ पर भी हुआ। अब अगली कदम में आते हैं, अब एडजस्टमेंट के बारे में चर्चा करते हैं कि नैना टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक। ये नैना जो पार्टनर्स का नाम है, ये नैनास करंट अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट नहीं के साथ साथ में करंट अकाउंट की व्यवस्था है। तो सारा एंट्री पहले करंट अकाउंट में होगा। तो क्या लिया गया कि 50% ऑफ द स्टॉक मेरा 35,000 रुपया का है। तो 35,000 का 50% हो गया 17,500 रुपया। 35,000 का 50% हो गया 17,500। और ये कहा गया क्या, नैना बोली कि जो स्टॉक आप 17,500 रुपया में आप मुझे दे रहे हैं, वह 10% मैं कम करके लूँगा, मतलब 1,750 रुपया हम कम कर लेंगे और उसको हम दे देंगे। मतलब कितना हो गया, 5 और 5 10, 1 7 8 और 7 15, 1 1 2 और
15, 17, मैंने 15,750 रुपया में स्टॉक को ले ली। कौन? नैना। यानी कि क्या हुआ कि 50% स्टॉक को। और क्या बोला कि एक साथ साथ में एक और चीज़ लिख लीजिए यहाँ पर कि जो मार्केट में पैसा, जो संपत्ति बिकेगा उसके बारे में लिख ले रहे हैं बाय कैश। तो ऐसे लिख लेते हैं, बाय कैश रियलाइज्ड फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स। अब क्या होगा? 50% स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि आधा स्टॉक तो नैना के करेंट अकाउंट में चला गया है, तो आधा जो बचा, आधा बचा के मतलब 35,000 का आधा बचने का मतलब हो गया फिर 17,500 रुपया बच गया। यहाँ देखिए रफ वर्क कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बोला गया क्या कि 15% का लाभ लेकर के बेच दिया गया। तो 15% लाभ का मतलब कितना हुआ? 1750 रुपया। 10% हुआ 5%, 875 रुपया हुआ। कितना हो जाएगा? 5 पर 10, 1 7 8, 8 7 15, 1 8 9, 9 और 8 17। ठीक है, तो 875 रुपया 5% और 10% 1750 रुपया। तो दोनों मिला के देंगे तो 15% आ जा रहा है। तो 7 और 5 12, 1 8 9, 9 7 16, 1 16 और यहाँ 1 1 2, मतलब 2625 रुपया जो लाभ लेकर दिया गया। तो 2625 जब लाभ होगा तो इसको जोड़ दिया जाएगा तो आ जाएगा 25, 6 5 11, 1 2 3 और 7 10, मतलब 20,125 रुपया में स्टॉक को मार्केट में बेच दिया गया। ये आपको कैसे, यहाँ पर हम आपको ब्रैकेट में लिख देते हैं 17,500 और प्लस 2625। आपको समझने में आसान होगा कि 17,500 रुपये का स्टॉक है और 2625 रुपया लाभ लेकर के बाजार में बेच दिया गया। इसके साथ साथ बोला कि अगला फर्नीचर और मशीनरी से 30,000 और 50,000 वसूल हुआ है। तो फर्नीचर से कितना वसूल हुआ? 30,000। और मशीनरी से कितना वसूल हुआ? तो 50,000 रुपया। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब गैर अभिलेखित निवेश को 25,000 रुपया में बेचा गया। एक और एसेट्स है, वह है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, मतलब बैलेंस शीट पुराने में नहीं दिया हुआ है, इसको मैंने बेच दिया कितना में? 25,000 रुपया में। अब अगला बार में क्या है? देनदारों से 31,500 रुपया पर वसूल हुआ। अब 1,200 रुपया पिछला वर्ष का था, वो भी वसूल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि देनदार के हेडलाइंस में कितना पैसा आया? तो 31,500 रुपया और प्लस 1,200 रुपया और बैड डेप्ट रिकवर्ड हुआ था, वो भी पैसा आ गया। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 31 और 1 32,700। तो आप इस चीज़ को अध्ययन कर लीजिए कि 50% स्टॉक से 15% लाभ पर मिला 20,125, और फर्नीचर को बेचा गया 30,000 में मिला, मशीनरी को बेचा गया 50,000 में मिला, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था वो 25,000 में बेचा गया, और डेटर्स में 31,500 और प्लस 1,200 रुपया बैड डेट रिकवर्ड हुआ है। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 32,700 हो गया। तो सभी को अगर जोड़ते हैं तो फर्म देखता है मेरे पास जो पैसा आया वह है 25, 1 1 7 8, यहाँ हो गया 20 और 30 50 और 50, 1 लाख और 25,000। कितना रकम हो जाएगा? जोड़ लीजिए ठीक से। 25, तीसरा अंक में 1 1 1 7 8, ठीक है। 20 30 50 और 50, 1 लाख और 25,000, 1,25,000 और 1,25,000 और 2,000, 1,27,000, 1,27,000 और 30,000, 1,57,825 रुपया इसको प्राप्ति हुआ। किसको? फर्म को। किस कारण से प्राप्ति हुआ? सारी संपत्तियों को बेचने के बाद में जो पैसा मिला वो प्राप्त हो गया। अब अगले बार में क्या बोलता है कि चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है मरम्मत का बकाया विपत्र का 2,000 रुपया भुगतान किया गया। एक बिल था रिपेयर का, उसको पेमेंट कर दिया गया। यहाँ पर बैंक अकाउंट के नेचर में आप रिपेयर का लिख देते हैं, रिपेयर्स हेडलाइंस में, तो कितना हो जाएगा? 2,000 रुपया। ओके, और क्या बचा है यहाँ पर?
जो पैसा आया तो निश्चित है कि क्रेडिटर लोग को भुगतान भी किया जाएगा। गहराई से देखिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। 5,000 रुपया ओवरड्राफ्ट का भी मैंने दे दिया और क्रेडिटर लोग भी पैसा मांगने लगे कि जो संपत्तियां आप बेचे हैं उस संपत्तियों से जो आय अर्जित हुआ है वह भी पैसा मुझे दिया जाए, और वह पैसा मेरा 20,000 है तो 20,000 रुपया दे दिया जाए। फर्म भी बोला कि ठीक है, आपको पैसा दे दिया जा रहा है। तो ये 15,750 रुपया को बाहर कर लेते हैं जो नैना के खाते में गया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं क्या प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। तो अन्वेषण करने के बाद में अंदाज हो रहा है कि शायद यह प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि इधर रकम बड़ा है। तो यहाँ पर जोड़ते हैं तो आता है 5, दूसरा डिजिट में 5 और 2 7, तीसरा डिजिट में आ रहा है 7 और 8 15, 1 1 5 6 5 11 7 18, 1 2 3 3 1 4 और 5 9 और 1,98,575 रुपया ये क्रेडिट साइड में आया है। 1,98,575। अब इस साइड में जोड़ते हैं तो तीसरा डिजिट तक हमारा 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 575 रुपया बैलेंसिंग फिगर हुआ। चौथा डिजिट में आइए, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 में कितना जोड़े कि 8 आ जाए, तो 1 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। 1 बचा, 1 2 3 और 3 6, 6 4 10 और 6 16, 16 और 2 18 और 1 19, मतलब 11,575 रुपया मेरा प्रॉफिट आया। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड कंक्लूजन विल बी प्रॉफिट। तो 11,575 में आ गया प्रॉफिट। अब इसको ऐसे लिखेंगे कि प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बल्कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट, क्योंकि करेंट अकाउंट का मैनेजमेंट यहाँ पर है। तो इस चीज़ को ऐसे लिख करके डैश दिए। कौन कौन है, एक है नैना और एक है आरुषि, दोनों पार्टनर का नाम है, दोनों है बराबर बराबर का हिस्सेदारी पर। तो इन लोगों का कर देते हैं 2 25 10, 1 बचा 2 7 14, फिर 1 बचा मतलब 2 8 16, 1 बचा 2 8 16, 2 7 14 और 2 5 10, मतलब 5787 रुपया 50 पैसा। 5787, 2 5 10, 2 7 14, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 7 7 14 और 1 7 7 और 7 14 और 1 15, 1 8 9 8 17, 1 7 8 7 15, 1 5 6 और 5 11, मतलब ये ट्रू एंड फेयर हो गया। 11,575 आंसर में भी आया हुआ आपका। अब इसको करंट अकाउंट का इनपुट करते हैं। देखिए यहाँ करंट अकाउंट का किसी प्रकार का डेबिट साइड में चर्चा नहीं है। किस साइड में चर्चा है, नैना का करंट अकाउंट है, तो ये क्रेडिट है, इस वजह से इसको डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, रिलायंस अकाउंट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, इसका जवाब है ये कि यहाँ पर नैनाज करंट अकाउंट डी आर टू रिलायंस अकाउंट हुआ, तो लेकिन करंट अकाउंट में जब पोस्टिंग करेंगे तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड में है नैना का करंट अकाउंट, इस वजह से हम लोग 15,750 रुपया डेबिट साइड में लिखेंगे। अब क्या हुआ, प्रॉफिट जो हमारा दिया हुआ करंट अकाउंट में एंट्री करना है, ये डेबिट में है तो हम इसको क्रेडिट में करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, संबंधित खाते का नाम क्या है, तो रिलेशन अकाउंट है। ओके, तो कितना दिया हुआ है, 5,787 रुपया 50 पैसा, 5,787 रुपया 50 पैसा। ओके, एक एक पैसा का हिसाब किया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम में जरा सा भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं एंट्री कैसे हम लोग सेटअप करते हैं। सो अब करंट अकाउंट में देखते हैं, इसका 10,000 और 15,700 निश्चित है कि इस साइड ज़्यादा आ रहा है, तो 25,750 रुपया डेबिट साइड नैना का हुआ, तो 25,750 रुपया ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, 1 7 8, 8 और 2 10, 1 8 9, 9 और 6 15, 7 और 2 9 1 10, 1 8 9 और 6 15, 1 5 6, 6 7 13, 13 और 4 17,
एक 7 8 है, 5 13, 13 और 12 25, तो 12,462 रुपया 50 पैसा हो गया। नैना का बैलेंसिंग आ रहा है जो क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो इसको डेबिट साइड में करेंगे, लेकिन यहाँ खाते का नाम क्या लिखेंगे, तो करेंट अकाउंट लिखेंगे। तो 12,462 रुपया 50 पैसा। तो इसको अब नैना बोल रही है कि फर्म चूंकि डिजॉल्व हो जा रहा है, तो हमारा पैसा 1,00,000 रुपया है, उसे लौटाया जाए। तो फर्म बोला कि आपका नुकसान तो 12,462 रुपया हिसाब करके आया हुआ है, तो बाकी जो शेष पैसा जो है सो आपको दे दिया जा रहा है। तो इसको देखिए, 5 और 5 10, 1 2 3 और 7 10, 1 6 7, 3 10, 1 4 5 और 5 10, 1 2 3 और 7 10, 1 1 2, 2 और 8 10, 87,537 रुपये 50 पैसा। थोड़ा देर के लिए हम आंसर भी मिलाने की कोशिश करते हैं। नैना का दिया हुआ आंसर में 87,587 रुपये 50 पैसा है, मतलब ये हिसाब क्लियर है। अब आरुषि भी बोली कि हमारा भी हिसाब किया जाए, तो आरुषि के संदर्भ में हिसाब करेंट अकाउंट में हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 50 पैसा हुआ और यहाँ पर 87, तीसरा डिजिट में 7 और 5 12, 1 10 11, 7 18 और 5 23, तो 23,287, 23,287 किससे आया ये, तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो किस खाते से, आरुषि के खाते में 23,287 रुपया 50 पैसा, 23,287 रुपया 50 पैसा। ओके, अब ये कैपिटल अकाउंट डेबिट में है, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और बैलेंस आया है डेबिट में, तो इसको हम इधर क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन संबंधित खाते का नाम है करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में कितना आ जाएगा, 23,287 रुपया 50 पैसा। तो अब जोड़िए इसको, तो आ जा रहा है 83,287 रुपया 50 पैसा। तो 83,287 रुपया 50 पैसा। अब 83,287 रुपया 50 पैसा जो आया हुआ है, तो उसमें से बैलेंसिंग हम लोग को दे रहा है यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 83,000 का मतलब क्या हुआ कि 287, यहाँ जोड़ के देख लीजिए, शायद जोड़ गलत आ रहा है, तो 5 और 2 7 ही होता है, और यहाँ पर मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, तो 73,287 हुआ, जो जोड़ने में मिस्टेक हो रहा था। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट में आ जाएगा 73,287 रुपया 50 पैसा। ये आपका पेमेंट हो जाएगा किसको, आरुषि को। अब आता है बात क्या कि फर्म तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बना लिया और कैपिटल अकाउंट भी बना लिया, लेकिन मामला आता है क्या कि फर्म देखना चाहता है कि मैंने कितना पैसा पाया और कितना पैसा मैंने भुगतान कर दिया। तो बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का सूत्र होता है क्या कि डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो पैसा आता है उसको डेबिट साइड करते हैं और जो पैसा जाता है उसको हम क्रेडिट साइड करते हैं। तो इधर पैसा देखिए कि कितना आ रहा है, तो आपका रिलेशन अकाउंट में आ रहा है पैसा आपका कितना, आपका 1,57,825 रुपया, और गया पैसा कितना, 2 बार में रिलेशन अकाउंट में पेमेंट हुआ है, तो एक हो गया रिलेशन अकाउंट, एक बार और लिखेंगे हम लोग बाय रिलेशन अकाउंट, कितना कितना पेमेंट हुआ इसके बारे में देखिए आप। रिलेशन अकाउंट में पहला बार में 5,000 हुआ है और एक 2,000 हुआ है, मतलब 2,000 और 5,000, 2,000 और 5,000। तो यहाँ क्रेडिटर्स जो एंट्री लिखा हुआ है, ये क्रेडिटर ना लिख करके यहाँ पर बैंक में आपको लिखना है, क्योंकि पेमेंट हुआ है। तो यहाँ पर आप गया क्या, रिलेशन अकाउंट। अगर इस चीज़ को सैद्धांतिक अशुद्धियाँ रह जाती है, अगर गलत हो जाता है तो शायद आंसर आपका मिसमैच कर जाता है 20,000 से। और पेमेंट किसका किसका हुआ, आरुषि का और नैना का। तो सबसे पहला पार्टनर नैना है, नैनाज कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा आपका, 87,537 रुपया 50 पैसा। और दूसरा पार्टनर है आरुषि, आरुषि कैपिटल अकाउंट में कितना हो जाएगा आपका, दिया हुआ है आपका 73,287 रुपया 50 पैसा। अब देखिए इतना
डाटा जो इनपुट आप किए हुए हैं प्रतीत हो रहा है कि शायद कहीं मिस्टेक हुआ होगा या नहीं आएगा। कोशिश करते हैं हम लोग भी, कितना आने का चांसेस रहता है। देखिए इस साइड में आ गया 825, 7, 5, 3, 8, मतलब राउंड अबाउट में आ गया 1,87,825 जो आपका आंसर में भी दिया हुआ है। इस साइड जोड़िए तो 5, 5, 10, 1, 7, 8, 7, 15, 1, 3, 4 और 8, 12, 1, 5, 6, 2, 8, 2, 5, 7, 7, 14 और 3, 17, 1, 2, 3, 8, 11 और 7, 18, मतलब 1,87,825 इस साइड भी आ गया। इससे क्लियरेंस क्या हुआ कि डेबिट साइड का 1,87,825 और क्रेडिट साइड का 1,87,825 ये मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आपको संक्षिप्त में एक बार हम बता देते हैं अच्छी तरीके से कि जितनी सारी संपत्तियां हैं सबसे पहले डेबिट साइड कीजिएगा, जितनी सारी दायित्व है उसको क्रेडिट साइड कीजिएगा। तो यहाँ तक तो आपका एंट्री हो गया। अब इस सवाल के अनुसार से है कि नैना करेंट अकाउंट में आधा स्टॉक ले ली है तो 17,500 में 1,750 घट जाएगा तो 15,750 आ जाएगा। और विभिन्न प्रकार की संपत्तियां बेचा गया है बाजार में तो 1,57,825 आ जाएगा। और जब 1,57,825 आ गया तो जो दायित्व है, दायित्व का भुगतान किया गया 5,000 रुपया यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट को, और क्रेडिटर को भी 20,000 का भुगतान किया गया। देखा क्या गया कि क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हमें प्रॉफिट आता है। तो इसको लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो नैना और आरुषि का आधा आधा हुआ तो 5,787 रुपया 50 पैसा और 5,787 रुपया 50 पैसा, तो ये 11,575 रुपये का प्रॉफिट आ गया। ये 11,575 का एंट्री जो हुआ आधा आधा, इसको यहाँ पर हो गया। तो बैलेंस बीडी दिखाया गया करेंट अकाउंट में और नैना का भी बैलेंस बीडी दिखाया गया डेबिट साइड में 10,000। तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में जो चर्चा था तो इसके हम क्या करेंगे 50% और 50% डिवाइड कर देंगे दोनों को, मतलब बराबर का साझेदार है, इसलिए इसको एंट्री कर देंगे करेंट अकाउंट में 7,500 और 7,500। और इस साइड में क्या हुआ कि रिलायंस अकाउंट में क्यों आया 15,750, क्योंकि आधा स्टॉक जो है सो नैना ले ली थी तो 15,750 का मैंने एंट्री कर दिया, बैलेंस दिखाया गया। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया 12,462 रुपया 50 पैसा क्रेडिट में, तो इसको डेबिट में कैपिटल अकाउंट में एंट्री किए। 1 लाख नैना की तरफ से आया कि मेरा हिसाब में 1 लाख रुपया बन रहा है। फर्म इस 12,462 रुपया 50 पैसा घटा करके 87,537 रुपया 50 पैसा पेमेंट कर दिया जा रहा है नैना को। आरुषि के संदर्भ में भी वही बात आया कि आरुषि का कैपिटल अकाउंट में आया हुआ 23,287 थे, हिसाब में आया 73,287 रुपया 50 पैसा, तो इसका भी पेमेंट 73,287 रुपया 50 पैसा कर दिया जा रहा है। तो यहाँ बैंक अकाउंट का आया, इधर जो पैसा आया हुआ 30,000 रुपये पहले से था, 1,57,825 रुपया जो है इसे बेचने के बाद आया हुआ है। रिलायंस अकाउंट में ये सब तीनों जो है इसे पेमेंट किया गया है रिलायंस अकाउंट के मार्फत से। और नैना को भी भुगतान हुआ 87,537 रुपये 50 पैसा और 73,287 रुपये 50 पैसा। तो ये दोनों साइड को जोड़ते हैं तो 1,87,825 रुपया आ जाता है। इससे क्लियर क्या हुआ कि ये क्वेश्चन जो है सो आपको अभ्यास की ज़रूरत है और आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, मतलब दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सवाल आने के बाद में एग्जामिनर जान जाएगा कि रिलायंस अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट कैसे निर्माण किया जाता है। तो ये सवाल आपका करेंट अकाउंट के संदर्भ में है। इससे संबंधित सवाल एक क्वेश्चन नंबर आपका 29 भी है, तो 29 आप बना लीजिएगा, ये आपको होमवर्क दे रहे हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का अब करीब करीब समापन की स्थिति पर है, कुछ क्वेश्चंस और सेलेक्ट करके मैं बता दे रहा हूं और उसके बाद में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि जो भी चीज़ बताया जा रहा है और वीडियो के बना के आप तक पहुंचाया जा रहा है तो आप इस चीज़ से काफ़ी लाभान्वित हो रहे होंगे। और अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो उस वीडियो को दोबारा देखने का प्रयास कीजिए, निश्चित कुछ समझ में आ जाएगा। फिर समझ में नहीं आया तो एक बार और देखिए। इस प्रकार से आपका क्या होगा कि अभ्यास भी हो जाएगा और सवाल जो आज आता है या किताब पर जो वर्णित सवाल है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है, उसको आसानी से बनाने का हिम्मत कर लीजिएगा, यानी कि आसानी से बना सकते हैं आप हैं। तो आज की क्लास में मैं बस इतना ही बता रहा हूँ। ओके, थैंक यू।